तो 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स पे करती है। मिडिल क्लास के ऊपर ही सारा बोझ है। गरीबों को मिलती है सब्सिडी, अमीरों को मिलता है रिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुम्हें मिलेगा बस डिबेट। पर मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है, दे गिव मोर बट दे टेक वेरी लेस। गाड़ी में बैठ रहा है तो गाड़ी में भी टैक्स दे रहा है, जिस पेट्रोल से वो गाड़ी चला रहा है उस पे टैक्स है, जिस रोड पे जा रहा है उस रोड का टैक्स है। और फिर जब ऑफिस में आप जाके सैलरी कमाते हो उस पे 30% टैक्स निकल जाता है। उसकी उम्मीद होती है कि अगर मैं बीमार पड़ूं तो मेरा इलाज मुफ्त हो। इंडिया में जो अमीर है टैक्स क्या अपनी प्रोपोर्शन टू इनकम या प्रोपोर्शनेट टू वेल्थ दे रहा है, वहाँ वो बहुत कम टैक्स देता है। मिडिल क्लास ऐसा है जिसकी इनकम जब उसके घर पे आती है उससे पहले ही उसका पैसा छीन लिया जाता है, उससे पहले ही टीडीएस काट लिया जाता है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम तुम पे विश्वास भी नहीं करते। एक जो सुपर रिच इंसान है वो तो बहुत सारे टैक्स नहीं देता। सैलरी पे टैक्स है और खर्चों पे भी टैक्स है। देश चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो अगर मुझे अपने पापा से पैसे लेने हैं तो मैं डायरेक्ट जाके बोलूँ पापा मुझे 100 रुपए देना। पर अगर मुझे 200 रुपए की और आवश्यकता है और पिताजी से मांगने की हिम्मत नहीं है और जाके मैं अपनी मम्मी को बोलूँ मम्मी पापा के पॉकेट से 200 रुपए निकाल के देना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। गाड़ी पे टैक्स आप सोच नहीं सकते कितना है। गाड़ी खरीदे तो बिल ना देखें, 45 से 50% टैक्स आप कार पे देते हो। और फिर उसी गाड़ी को लेके सोचो कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बीच बीच में टोल आ जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच चार्जेस हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टीज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे बहुत बेनिफिट्स ले रहे हैं। फेक किसान बहुत। बीच में एक न्यूज आया था, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपने आप को एक किसान घोषित कर रखा था। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका मिसयूज कर रहा है और सरकार की निगाह इस पे है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियस कॉर्नर। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे एक सेगमेंट पे आज हम बात करेंगे जो कि है इंडियन मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास हर मंथ अपनी सैलरी से टीडीएस, जीएसटी, फ्यूल टैक्सेस और न जाने ऐसे कितने सारे टैक्सेस भरता है। और बदले में क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारा स्ट्रेस। आज हम जानेंगे मिडिल क्लास सेगमेंट एंड टैक्स का रियल रिलेशनशिप विद अंकित खेमका, who is a chartered accountant with 14 years of experience in corporate laws, tax and startup advisory. He's also been an investor in multiple startups and now a founder in PropTech company named Open House. So let's talk to him. So welcome Ankit. Thank you. मैं आज बात करना चाहूंगी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे जो कि है टैक्सेशन इन इंडिया। Okay. एंड अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली टैक्स पे करती है। एंड मिडिल क्लास जो हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे देश का, इसमें कम से कम 30% टैक्स बर्डन जो है मिडिल क्लास के ऊपर ही है। ऐसा क्यों बोला जाता है और ऐसा क्यों देखा जाता है कि मिडिल क्लास के ऊपर ही सारा बोझ है, सारा बर्डन है? गरीबों को मिलती है सब्सिडी, अमीरों को मिलता है रिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुम्हें मिलेगा बस डिबेट। तो जो आपका कहना है बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि और कोई वर्ग टैक्स नहीं दे रहा। जैसे आपने कहा 1.5% लोग टैक्स दे रहे हैं, 1.5% इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स दे रहे हैं, पर टैक्स उससे कहीं बड़ा है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गरीब भी खाने पे तो पैसा दे ही रहा है, कंजम्पशन पे टैक्स दे रहा है, अमीर भी अपने कंजम्पशन पे टैक्स दे रहा है। पर मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जिसको उस टैक्स का बर्डन उसकी इनकम की मात्रा में सबसे ज्यादा है और रिटर्न उसके अनुरूप है ही नहीं। तो कहते हैं कि दे गिव मोर बट दे टेक वेरी लेस। और ये सिस्टमैटिक तरीके से बना है स्ट्रक्चर भारत में। साल दर साल मिडिल क्लास अपने आप में अपनी प्रॉब्लम्स में बनता गया है और टैक्स उस पे उसके जीवन के हर एक एक्टिविटी पे उसके टैक्स लगता ही लगता है। अगर वो सुबह उठ के ब्रश कर रहा है तो उस पे भी टैक्स दिया है, और अगर जाके वो गाड़ी में बैठ रहा है तो गाड़ी में भी टैक्स दे रहा है, जिस पेट्रोल से वो गाड़ी चला रहा है उस पे टैक्स है, जिस रोड पे जा रहा है उस रोड का टैक्स है जो आप टोल देते हो। और फिर जब ऑफिस में आप जाके सैलरी कमाते हो उस पे 30% टैक्स निकल जाता है। तो कहने का, और अगर बच्चे के साथ मूवी देखना जाए तो मूवी पे एंटरटेनमेंट टैक्स है। सब कुछ से थक हार के लास्ट में सोचे रात को कि चलो थोड़ा सा एक ड्रिंक ले लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा टैक्स तो उसके ऊपर है। पॉपकॉर्न पे भी टैक्स है। बिल्कुल सही बात, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स है। ये तो हाल में ही काफी प्रसिद्ध भी हुआ है। ये अलग बात है कि वो थोड़ा सा उस चीज को ड्रामेटाइज ज्यादा किया गया है, पर जो जेन्युइन टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा है। कि मिडिल क्लास इतना टैक्स जो देता है, क्या उसका टैक्स एक तरह से वेस्ट हो जाता है? क्योंकि आपने बोला कि ही इज गिविंग मोर बट टेकिंग लेस। हेल्थ केयर नहीं है, अब जॉब्स नहीं है, मुझे उतनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट से नहीं मिल रही हैं, तो मेरा टैक्स कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो रहा है। पहले तो अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो मिडिल क्लास देश को टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें देश के लेवल पे कई चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, इस चीज से हम छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। बट किसी भी वर्ग को ये फीलिंग होती है कि जो मैं दे रहा हूं मुझे उसका कुछ मिल रहा है कि नहीं। और एक मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जिसको लगता है मेरा कोई है ही नहीं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, राइट पार्टी हो, सेंट्रिस्ट हो, वो छूटा हुआ ही फील करता है। तो बात आपकी सही है, अगर मिडिल क्लास डायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा दे रहा है, उसके बदले में उसकी उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन फ्री हो जाए, उसकी उम्मीद होती है कि अगर मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल जाऊं तो मेरा इलाज मुफ्त हो, या उसको लगता है कुछ नहीं मेरी नौकरी चली जाए तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तक सरकार मेरे घर का खर्च चला सके। उसको लगता है कि मैं चलो सरकार अगर हेल्थ केयर नहीं दे रही तो मैं इंश्योरेंस ले लूं, पर उस इंश्योरेंस पे भी टैक्स है भारत में। फिर उसको लगता है चलो मैं अब तो मैं रिटायर हो रहा हूं, रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। पर प्रॉब्लम यह है कि 40 साल 30 साल काम करके जो आपने टैक्स दिया है, रिटायरमेंट के बाद 1 दिन का भी पेंशन आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते जो आपके खर्चे को चला सके। क्योंकि आज जो वृद्धा पेंशन की बात होती है, आपको पता है वो किस स्तर पे है, 2000 3000 5000 रुपए महीना, क्या वो एक मिडिल क्लास घर को चला सकता है? तो मिडिल क्लास वर्ग शायद यही मांगता है कि जो मैं दे रहा हूं सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करके मुझे वो वापस कर दिया जाए। पर वो मिलता नहीं है। तो बात सच है कि जो वो दे रहा है क्या उसको बदले में वो सब चीजें मिल रही हैं? तो नहीं मिल रही हैं। और पॉलिटिकली भी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो डिफाइंड नहीं। हम मिडिल क्लास को डिफाइन करने की कई बार चेष्टा करते हैं कि हु इज अ मिडिल क्लास, क्या है मिडिल क्लास, कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं? वैसे तो हम हैं, आप हैं, करेक्ट, हम भी मिडिल क्लास से आए हैं। बिल्कुल। इसको डिफाइन करने के 2 पैरामीटर्स हैं। एक आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स में बोलो कि अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होके 25-30 लाख रुपए तक साल की है तो आप मिडिल क्लास फाइनेंशियल सेंस में है। लेकिन इसके ऊपर भी जाके मिडिल क्लास आता है कि आप किस पारिवारिक ढांचे से आते हैं, है ना। आज अगर मैं साल का 50 लाख कमाने लग जाऊं या 1 करोड़, मैं मिडिल क्लास रहूंगा क्योंकि मेरा पूरा पारिवारिक बेस वैसा है। मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जिसके सपने बहुत ऊंचे हैं, है ना, जिसको होता है कि मैं आज हम कह सकते हैं कि क्या जरूरत है तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की, तुम कराओ सरकारी हॉस्पिटल में, पर वो होता नहीं है क्योंकि हमारे सपने ऊपर, हमारे कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमें पिताजी से माताजी से जो चीजें मिली हैं, हमें होता है कि हम अपने बच्चों को भी दें। तो मिडिल क्लास सही सेंस में देखा जाए तो जिन भी लोगों से हम मिलते हैं जो एक नौकरी के बंधन में बंधा हुआ है या एक छोटा मोटा अपना रोजगार कर रहा है, वो मेरी नजर में एक मिडिल क्लास व्यक्ति ही है, चाहे इनकम थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम हो। जो टैक्स सिस्टम या बजटिंग हमारे देश में होती है ये एलिट फ्रेंडली है और मिडिल क्लास को डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है। इंडिया में जो अमीर है, रिच, कहने को तो रिच टैक्स देता ही है, ऐसा नहीं है कि रिच टैक्स नहीं दे रहा, बट टैक्स क्या अपनी प्रोपोर्शन टू इनकम या प्रोपोर्शनेट टू वेल्थ दे रहा है, वहां वो बहुत कम टैक्स देता है क्योंकि उसके बाद अच्छे वकीलों के, अच्छे सीएस के और बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका वो मिसयूज या यूज करके निकल सकता है। गरीब तो पहले ही मारा हुआ है, तो कंजम्पशन पे वो टैक्स दे रहा है जो कि अपने आप में बहुत रिग्रेसिव है। इनकम है नहीं पर जो भी खा रहा है उस पर पैसे दे रहा है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आय नहीं है तो उस पर कर भी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। तो मिडिल क्लास ऐसा है जिसकी इनकम जब उसके घर पे आती है उससे पहले ही उसका पैसा छीन लिया जाता है, उससे पहले ही टीडीएस काट लिया जाता है। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स दे रहे हो, सरकार ये कह रही है कि हम तुम पे विश्वास भी नहीं करते, तुम्हारा टैक्स तो हम पहले ही रोक लेंगे। तो उनके पास ये टैक्स इवेजन या जो टैक्स प्लानिंग है उसको करने का ज्यादा साधन है नहीं। तो टैक्स स्ट्रक्चर तो एलिट फ्रेंडली है ही है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि विदेशों में अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज को, जो थोड़े प्रोग्रेसिव देश जिनको हम माने, जैसे यूके, यूएस, इन सब पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस टैक्स? जब आप कुछ कमाते हो उस पे टैक्स देते हो, कुछ खर्चते हो उस पे टैक्स देते हो, पर जब आप पैसे को पार्क कर देते हो, प्रॉपर्टीज ले ली, उस प्रॉपर्टीज पे कोई खास इनकम नहीं आ रही, लैंड लेके छोड़ दिए, एसेट्स ले रहे, वेल्थ बना रहे, तो वो पैसा बहुत ज्यादा काम में नहीं आ रहा था, सर्कुलेशन में नहीं होता इकोनॉमी में। और जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को वो पास करता है तो ये बहुत ही ना ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत लंबा डिबेट चल सकता है। तो मिडिल क्लास भी इनहेरिटेंस देता है अपने बच्चों को, पर वो उसकी सस्टेनेंस के लिए होता है कि 2 घर मिल गया, 1 घर मिल गया, 2 बच्चे, सबको 1-1 घर मिला। पर अमीरों के केस में दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट। तो अच्छे प्रोग्रेसिव मुल्क उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। जब आप अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी देते हो तो उसकी वैल्यू के ऊपर एक टैक्स उनको देना पड़ता है। वो एक ऐसी चीज है जो भारत में ओवरऑल टैक्स परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काफी टाइम से
बोला जाता है, बट रिच कहीं ना कहीं इस चुंगल से बच जाते हैं, शायद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। और अगर आप बहुत डीप में जाएं तो एक जो सुपर रिच इंसान है वो तो बहुत सारे टैक्स नहीं देता, वो उसके अपने आम रोजमर्रे की जिंदगी का खर्चा भी वो अपने शेयर्स पे लोन लेके उससे निकाल देता है। तो टेक्निकली दे डोंट एंड अप पेइंग टैक्स। तो हमारा टैक्स सिस्टम एलिट फ्रेंडली है, ग्लोबली है, इंडिया में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। नहीं, टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ये टैक्सेस है क्या, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझाइए। टैक्स को बेसिक रूप से दो भाग में बांटा जा सकता है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको शुरुआत करने से पहले मैं कहूंगा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, हर टैक्स, क्योंकि सैलरी पे टैक्स है और खर्चों पे भी टैक्स है। बिल्कुल सही बात। तो कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करें कि इतने टैक्सेस हैं क्यों? देश चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है ना, इसीलिए अलग अलग नाम से टैक्स लिए जाते हैं। एक सेगमेंट कुछ ज्यादा ही दे रहा है एंड एक सेगमेंट नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ये सच है। तो मैं जैसे टैक्स स्ट्रक्चर पे अगर आऊं दोबारा, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे सरकार जिससे पैसा लेना है उससे डायरेक्ट ले लेता है। तो अगर मुझे अपने पापा से पैसे लेने हैं तो मैं डायरेक्ट जाके बोलूं पापा मुझे 100 रुपए देना, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। पर अगर मुझे 200 रुपए की और आवश्यकता है और पिताजी से मांगने की हिम्मत नहीं है और जाके मैं अपनी मम्मी को बोलूं मम्मी पापा के पॉकेट से 200 रुपए निकाल के देना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अल्टीमेटली टैक्स जाता जनता की पॉकेट से ही। एवरी सिंगल टैक्स इज पेड बाय द यूजर, एंड यूजर, इंडिविजुअल। लेकिन उसको लेने का तरीका कैसा हो, तो जब आप कमाते हो इनकम, उस पे सरकार डायरेक्ट टैक्स ले लेती है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि आप अपना रिटर्न खुद भरते हैं, खुद बताते हैं मेरा टैक्स इतना है और इतना बचा, जो बाकी है मुझे दे दें या कम पड़ रहा है तो मैं दे दूंगा। तो जैसे इनकम टैक्स उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे पहले एक वेल्थ टैक्स हुआ करता था, अब वो अबॉलिश हो चुका है इंडिया में। तो ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। बाकी हर तरह का टैक्स जहां आप सरकार को डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, जैसे पेट्रोल के ऊपर टैक्स, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स यानी जीएसटी, मूवी देखने जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज दे रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज में आती है। तो दो ही मेन साधन है टैक्स कलेक्ट करने का, पर ये मान ले कि अल्टीमेटली टैक्स देते हम ही है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताऊं कि 100 रुपए की अगर मेरी इनकम है, 30 रुपए सरकार मुझसे इनकम टैक्स लेती है, बचता है मेरे पास 70 रुपए। अब मैं घर आके अगर कोई भी सामान खरीदूं तो उस पे अराउंड 18% का जीएसटी है। वैसे जीएसटी 5% से लेके 28% तक है। सिन गुड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है पाप का सामान है, जैसे एसी। इस गर्मी में अगर आप एसी खरीद रहे हो तो सरकार बोलती है लग्जरी, तो इसके ऊपर 28% का टैक्स है। बट अगर मैं एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान, शैम्पू वैम्पू जो भी चीजें, इसेंशियल में तो फ्यूल भी आता है ना, लेकिन उन सब पे टैक्सेस हैं। तो जो मेरे पास 70 रुपए बचा था, टैक्स दे चुका हूं मैं, अब भी ये मेरा नहीं है। अगर मैं इस 70 रुपए को अपनी कंजम्पशन में खर्च कर रहा हूं तो फिर 20% टैक्स दे रहा हूं, तो 70 का 20 फिर से आता है 14 रुपए। तो अल्टीमेटली 30 + 14 44 रुपए बचा, 56। अब इसमें से मान लो मैंने किसी भी तरीके से कुछ रुपए बचा ली और एक सपना देखा कि अगले साल एक गाड़ी खरीदूंगा, तो गाड़ी पे टैक्स आप सोच नहीं सकते कितना है। प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। मैं एक एसयूवी अगर खरीदना चाहूँ आज के डेट में, तो क्या उसके टैक्सिंग? मैं तो लोगों से यही कहूंगा गाड़ी खरीदें तो बिल ना देखें, है ना। क्योंकि अगर एक गाड़ी 20 लाख रुपए की है तो रोड पे आते आते वो 35 लाख रुपए की पड़ती है। लोगों को लगता है कि एक्स शोरूम 20 लाख है तो मैं 25 ही दे रहा हूं, ऐसा है नहीं। एक्स शोरूम के अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो बहुत तरह की टैक्सेस हैं जो आप देते हो। ऑन एन एवरेज 45 से 50% टैक्स आप कार पे देते हो, विच कैन गो एज हाई एज 70%। और इन सब पे रोड टैक्स भी है, रोड टैक्स है, एंड देन आप टोल टैक्स देते हैं। ये तो मैं सिर्फ गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था, जिसपे 50% आपने टैक्स दे दिया। तो अगर वो 70 रुपए में से जोड़ जोड़ के आपने 300 रुपए बचा भी ली, जिसपे हर तरह का टैक्स जा चुका है, उस पे भी गाड़ी ले रहे हो तो 150 रुपए सरकार फिर से कह रही है कि दो, आओ कुछ तो दो देश को। और फिर उसी गाड़ी को लेके सोचो कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बीच बीच में टोल आ जाता है। जिस टोल तो हमें कहा जाता है टैक्स दो, सड़कें बनेंगी, पर फिर उस सड़क का टैक्स अलग मांगा जाता है, तो वो टैक्स भी दे रहे हैं। उसके बाद जो पेट्रोल है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच चार्जेस हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हम 35 रुपीज 40 रुपए लीटर टैक्स दे रहे हैं। हम देख रहे हैं 35 रुपए का एब्सोल्यूट टैक्स है, पर हमारी जो आय है, पर कैपिटा इनकम है, उस पे अगर एडजस्ट करके देखो तो टैक्स रेट बहुत हाई है। तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट चार्जेस हाईएस्ट टैक्स बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स और परसेंटेज टर्म्स में
इस पेट्रोल और फ्यूल के ऊपर, जो कि आज के दिन एक इसेंशियल है। क्या हमारे पास बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? नहीं है। वी आर कंपेल्ड। क्या हमारा हेल्थ केयर अच्छा है? क्या हमारे एजुकेशन, हमारे सरकारी स्कूल्स हैं? हम आज बीमार पड़ते हैं तो कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इस तरह की है कि एक आम आदमी तो नहीं ही जा रहा है, बट एलिट फ्रेंडली भी नहीं जा रहा, बिकॉज है ही नहीं फैसिलिटीज इस तरह की हमारे पास। आज बहुत स्कीम्स हम चला रहे हैं, आयुष्मान भारत से लेकर हर तरह की, लेकिन वो बेनिफिट जितना हम टैक्स दे रहे हैं, एक आम आदमी जो टैक्स दे रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये टैक्स का पैसा चाहता कहाँ है? आपने बोला देश चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन टैक्स भर रही है। तो अगर 1.5% पॉपुलेशन टैक्स भर रही है, ये पैसा कम पड़ रहा है। क्या और लोगों की जरूरत है जो टैक्स दे? इसको मैं थोड़ा डेटा पे इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि भारत एज अ कंट्री बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है। Really? टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो इंडिया का है वो लगभग 11.5 से 12% सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। बाकी इसके ऊपर 6-7% स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है। अराउंड 18% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जो कि एक अच्छे कंट्रीज में अराउंड 25 to 30% होता है। क्लियर? अब टैक्स टू जीडीपी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो मैं इसको ये समझाना चाहूंगा कि इकोनॉमी के कंपैरिजन में टैक्स कितना है जीडीपी के कंपैरिजन में। तो इसका मीनिंग ये है कि सरकार के पास खर्चने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ओवरऑल सिक्योरिटी देने के लिए, नए स्कीमों को लागू करने के लिए पैसा कम है। ये सच है, बट इंडिविजुअल पे इसका बर्डन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जैसा आपने कहा 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो ओवरबर्डन्ड है, और जो नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेने के लिए जो गवर्नमेंट के कदम है वो बढ़ तो रहे हैं, बट अभी भी वो काफी नहीं। तो इस टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाने के लिए सरकार करती क्या है कि मिडिल क्लास पे ही अलग अलग नाम से चेहरा बदल कर टैक्स वापस आता है। कभी सरचार्ज के नाम से, कभी सेस के नाम से, कभी अचानक से कोई और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से, कभी कैपिटल गेन बढ़ा देते हैं, कभी इंडेक्सेशन कम कर देते हैं। तो पता नहीं चलता। बट मुझे लगता है कि सरकार को ये शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने की ओर प्रयास करना चाहिए rather than वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ाने के मेजर्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा कैसे, तो उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है कि वॉलंटरी जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं उनको बढ़ाया जाए। पर उसको करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि टीवी पे एड चला के अवेयरनेस दे दो। किसी का इंसान नहीं जागेगा कि चलो कल मैं टैक्स देता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है। उसके लिए जो करना होगा, टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा। आज जो 1.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, आराम से 20-25 करोड़ लोग हैं देश में जो कुछ टैक्स अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। आप टैक्स बेस बढ़ाने पे कोशिश करें, टैक्स के रेट को कम कर दें। जहां 30% उसको 10% कर दें, कि कोई इंसान चोरी करना चाहता नहीं है, किसी को कैश लेके घूमना अच्छा नहीं लगता। अगर उस टैक्स रेट को कम किया जाए तो ज्यादा लोग कंप्लायंट होंगे, ज्यादा लोग फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी, यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे बढ़ रही हैं, उस तरीके से आप अपनी इनकम को दिखाना शुरू करते हो, इवेंचुअली अ लॉट ऑफ पीपल इस टैक्स की प्रीव्यू में आ जाएंगे। और इफ अल्टीमेटली वही होगा, वही सपनों का भारत, हर बंदा टैक्स दे रहा है और देश अच्छा चल रहा, होना तो वही चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है टैक्स बेस के साथ साथ कंप्लायंस को थोड़ा सिंपल कर दें। बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कहते हैं कि अगर कहना होना ये नाक है, तो बाकी जगह कहते हैं कि ये नाक है। पर हमारे टैक्स सिस्टम ऐसे बने कि ये नाक नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि आपके चेहरे पे कुछ है जो आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, आप बताओ क्या है। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जाल में फंसा हुआ है इंसान, सोचता है कि बेहतर है साइड से ही कैश में कुछ कर लो। तो आपने बोला कि टैक्स चोरी करने वाले लोग ऐसे बहुत हैं। जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। टैक्स चोरी थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन हर इंसान अपने हिस्से का प्रयास तो करता ही है कि टैक्स बचा सके किस तरीके से। तो जो छोटे शहरों में जाओगे आप, तो इकोनॉमी फॉर्मल नहीं है, कोई टीडीएस वगैरह की जरूरत होती नहीं। तो इंसान ये डिसाइड करता है कि मुझे टैक्स देना कितना है, उसके हिसाब से प्लानिंग चलती है। वहां पे
जो सबसे बड़ा टैक्स है जो इंसान के हिस्से में आता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आता है। ये 7%, 8% स्टैम्प ड्यूटी, इस पे हमने बात की नहीं, बट इनकम टैक्स तो भारत का फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 1.5%, 2.5-3% तक जाता है। हमारे यहाँ 7% स्टैंडर्ड रेट है, फिर अलग अलग तरह के चार्जेस है, हर स्टेट की वैरी कर। और हमारे देश में हमारा कल्चरल एक माहौल रहा है कि हम छोटे शहरों में या तो एफडी कराते हैं या फिर प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ओवरऑल ही उस टैक्स को बचाने की इंटेंशन में आप सारी चीजें बनती हैं कि आप इनकम कम दिखाते हो, कैश जनरेट करते हो, फिर वो इनकम एक्यूमुलेट होता रहता है, फिर आप जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी बचा लेते हो। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ओरिजिनेशन इसी से है कि टैक्स सिंपल नहीं है और मैं बोलूं तो फेयर नहीं। क्या लूप होल्स बहुत सारे हैं? लूप होल्स, और हम इनको फिक्स नहीं कर सकते? प्रयास किया जा रहा है, चीजें की जा रही हैं, बट टू मच टू डू, एंड धीरे धीरे ही चीजें बढ़ रही है। तो आज अगर आप देखो तो आप किसी शॉप में जाते हो तो 10-20 रुपए का सामान के लिए आप यूपीआई करते हो, तो इससे फॉर्मल इकोनॉमी में चीजें आई तो है ही, है ना। और टैक्स ऐसा भी नहीं है कि देखो 12 लाख रुपए की इनकम तक अब टैक्स लग नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग वैसे ही उससे एग्जम्प्ट हो रहे हैं। तो देश ने प्रयास तो किया है, मैं ये मानूंगा कि बड़ा है, लेकिन लॉट मोर नीड्स टू बी डन। सो डिजिटल इंडिया रिफॉर्म से ट्रांसपेरेंट हो गया चीजें? हुआ तो है। अगर आप देखो तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया भारत में पेनिट्रेशन हुआ है, इट इज कमेंडेबल। आप विदेश की यात्रा भी अगर करते हो तो आप देखो कि विदेशों में भी इस तरह का डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है। जैसे भारत में एक छोटा सा 10 रुपए की टॉफी बेचने वाली आंटी भी यूपीआई पेमेंट लेती है। तो इस दिशा में तो देश आगे बढ़ा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारा मुद्दा टैक्स के ऊपर है कि टैक्स लोग दे रहे हैं कि नहीं। तो इन चीजों से बढ़ोतरी हो रही है पर वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस पे सरकार को ही स्टेप लेना पड़ेगा कि एक वर्ग है जो बुरी तरह फील करता है कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आम आदमी पार्टी तो है पर मिडिल क्लास पार्टी नहीं है ना, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसलिए वो फील करता है कि मैं सेक्लूडेड हूँ, इग्नोर्ड हूँ, मेरी कोई आवाज नहीं है। तो उस पे सरकार को जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये तो हो गई मिडिल क्लास सेगमेंट की बात। क्या इससे बाकी लोग भी इफेक्टेड है, बाकी इनकम ग्रुप्स? मुझे लगता है कि पुअर टैक्स की चिंता ज्यादा करता नहीं, उसको आज की चिंता करनी है तो वो कर रहा है। सरकार की तरफ से पुअर्स के लिए स्कीम्स तो आ रहे हैं। गरीब है, मैं गरीबी भारत में बहुत काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन सरकार उनके लिए आयुष्मान भारत जैसे आपने भी जिक्र किया, उसी तरह से आपको राशन मिलता है, फूड है, बाकी और तरह की सिक्योरिटीज हैं। तो चीजें कर रही है सरकार। अमीरों को मुझे लगता नहीं इन चीजों से उतना फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपने इस तरह के काफी हथियार है जिसपे उनका टैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसीलिए इस देश में पुअर इज बिकमिंग पुअरर एंड रिच इज बिकमिंग रिचर। मिडिल क्लास वहीं अपने ही उस जाल में घूमता रह रहा है। आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया के बाहर भी मूव हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड नॉट जस्ट बिजनेस ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट क्योंकि आपकी एक सेगमेंट इनकम के बाद आपके इनकम में करीब 30-40% टैक्स लग जाता है। 30-40% इज अ मेजर चंक आपकी अर्निंग का, आप ऑलमोस्ट ही दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद भी आप जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करें उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं, तो आप टैक्स ही दे रहे हैं मोर देन 50% ऑफ योर इनकम। ऐसे में बहुत सारा देश का टैलेंट, बहुत सारे देश के बड़े आउटग्रो होने वाले बिजनेसेस बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या ये ओवरऑल हमारी कंट्री के लिए नुकसानदायक नहीं है? बिल्कुल, इसको बचपन से हम सुनते हैं, ब्रेन फेड। ये तो हो ही रहा है कि जो आपने बोला, ऐसा नहीं है कि विदेशों में टैक्स कम है, विदेशों में टैक्स बहुत है। कई ऐसे जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे इंडिया से बहुत ज्यादा टैक्स, बट दे डू हैव बेनिफिट। लेकिन यस, जब आप वहां जाते हो तो आपको टैक्स तो देना पड़ रहा है, पर आपको मालूम है जॉब गई तो गवर्नमेंट नौकरी दिलवाएगी। अगर बच्चा होगा तो उसके लिए इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो रिटायरमेंट होम्स मिलेंगे, वृद्धा पेंशन मिलेगा जो कि यूएस में $1000 मंथली मिल रहा होता है। उसके बाद जिस रोड पे चलोगे रोड अच्छा है, जिस हवा में सांस लोगे वो हवा अच्छी। हमें मिल क्या रहा है? तो एक सीमा के बाद इंसान को लगता है कि यार अगर मेरे पास ऑप्शन है विदेश जाने का तो वो जाता है। तो ये तो सच है, जो मिडिल क्लास आज परेशान है, कोई उसके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो खुद का फैसला करता है। कई बार अनफॉर्चुनेटली वो फैसला होता है कि देश छोड़ के
चले जाएं, जो शायद लॉन्गर रन में उनके लिए भी अच्छा होता है कि पता नहीं, बट टैक्स की वजह से बाहर जाना एक कॉमन फिनोमिना है। तो और यही चीज बिजनेस में भी हुई है, बट बिजनेस में वो प्योरली टैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं होता, इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। वो मेनली होता है बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर। और भारत में जो लॉज है उनको बहुत ड्रेकोनियन बोला जाता है कि अगर आपको शुरुआत करनी है, इवन दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स दैट आर कमिंग अप, राइट, और उससे फायदा हो भी रहा है, बट फिर भी एक लेवल के बाद इंसान को लगता है कि यार एक बिजनेस चलाने के साथ साथ कंप्लायंस करना भी अपने आप में एक अलग व्यापार है। अभी थोड़े महीने या साल पहले पार्लियामेंट में भी आवाज उठी थी कि इतना काम करने के बाद एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 3% 4% प्रॉफिट बनाता है और सरकार उस बिजनेस में बिना किए 18% टैक्स बनाती है। तो ये एक डिसप्रपोर्शन जो है सरकार के टैक्स का और इंडिविजुअल की मेहनत का रिटर्न का, वो इन चीजों को कंपेल करता है कि लोग बाहर की तरफ जाएं। बट इस दिशा में सरकार काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। इस पे कभी हमारी और डिटेल में बात हो तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप आजकल शार्क टैंक जैसा टीवी शो देखें तो बहुत छोटे छोटे शहरों और गांवों से एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरीके से बढ़ रही है, वो जेन्युइनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। देयर आर थिंग्स जो लोकल लेवल पे किया जा रहा है और उस पे बात होनी चाहिए। बहुत सारे ग्रांट्स एंड स्कीम्स का फायदा उठाते हुए हमें बहुत रिमोट लोकेशन से लोग आते दिखाई दे इस तरह के प्रोग्राम्स में। छोटे छोटे शहरों से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए का हमें यहाँ पे ग्रांट मिला है, 50 लाख रुपए का लोन मिला है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंस बढ़ा तो है, पर सवाल यही उठता है कि क्या वो काफी है। व्हाट आर द लीगल वेज टू सेव टैक्सेस इन इंडिया? टैक्स बचाने के लिए या टैक्स को रिफंड पाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है? तो उनमें कुछ जैसे बहुत कॉमन नाम है, आपने सुने होंगे अपनी जब आपने जॉब की होगी, ATC, ATD, ATDD, ATG, ATTTA, अलग अलग सेक्शंस हैं। उसके बाद HRA अलाउंस है ना, कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। लीगल वेज यही है, आप इन्वेस्टमेंट्स करें, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कर दें, लाइफ इंश्योरेंस कर दें, उसके बाद आप किराया दें, उसके बाद आप सच बोलूं तो ज्यादा कुछ है नहीं अगर आप सैलरीड है तो, क्योंकि खर्चों पे टैक्स आपको मिलता नहीं, जैसे बिजनेसेस में खर्चों पे टैक्स मिलता है। सैलरी के केस में एक लिमिटेड डिडक्शंस मिलते हैं कि आपको आने जाने का कुछ खर्चा होगा तो उसका गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, बाकी थोड़े बहुत और इन्वेस्टमेंट्स आपने ले ली तो उनपे आपको रिबेट मिल जाता है, वो भी न्यू टैक्स रेजिम आने के बाद से कम कर दिया। एनी लोन्स? होम लोन के ऊपर मिलता है, एजुकेशन लोन के ऊपर मिलता है, पर वही है कि 2 लाख रुपए का जैसे होम लोन पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है, एजुकेशन लोन पे एक्चुअली मिल जाता है, लेकिन ये सब चीजें न्यू टैक्स रेजिम जो गवर्नमेंट पुश कर रही है उसमें हटाई जा रही है। और इन एग्जाम्पशंस को देने के पीछे एक कारण था कि सरकार जानती थी कि हम एक गरीब देश हैं, हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, आप बीमार हो गए तो हम आपका इलाज नहीं करा पाएंगे, आप इंश्योरेंस कर दो, हम टैक्स में छूट देंगे। पर यहाँ उल्टा है, वो छूट तो जा ही रही है पर उस इंश्योरेंस के ऊपर GST और लग रहा है। करेक्ट। तो आज के दिन टैक्स जो छूट दी जा रही थी वो तो लेके उसके ऊपर और टैक्स लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका आज का टॉपिक है मिडिल क्लास मारा जा रहा है, उसमें तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऑनेस्टली है नहीं। तो आने वाले टाइम में ये रिबेट्स भी खत्म हो जाएंगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इन पे बातें होती रहती है ना। मुझे जो सबसे यूनिक चीज लगती है जो मैं बताना चाहूंगा कि विद टाइम गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और उनको सिंप्लीफाई करने का मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये निकाला कि इन एग्जेम्पशंस को हटा दो। अब न्यू टैक्स रेजिम की बात होती है जहां पे ना आपको HRA मिलता है ना किसी तरह का टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है, एक स्लैब रेट पे टैक्स कम कर दिया गया है बट सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री में टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप शहर के हिसाब से, परिवार के नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से टैक्स रेट अलग हो सकते हैं। एक घर में मैं अकेला हूं, एक घर में 4 लोग हैं खाने वाले, तो वहां टैक्स बराबर क्यों हो? तो इस तरह की चीजें अलग अलग हो सकती हैं, जो कि मुझे लगता है इंडिया में अभी फिलहाल कम है। हर मिडिल क्लास सेगमेंट जो है एस्पिरेंट क्लास होता है, एंड घर लेने का सपना हर किसी का होता है। इसी के फॉलोअप में एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंट्रिग करता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स को मैंने ये प्रमोट करते हुए देखा है कि बाइंग अ हाउस इज नॉट अ वाइज डिसीजन, यू शुड रेंट अ प्रॉपर्टी इंस्टेड। एंड आपने बोला कि अब लोन्स, जो मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि भाई लोन्स पे तो, होम लोन पे एग्जैक्टली हमको बहुत रिबेट मिलती है, बट वो भी अब खत्म अगर हो जाएगा तो क्या बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, इनमें से बेटर डिसीजन क्या होगा? एंड बिकॉज यू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वेयर यू आर वर्किंग विद
in PropTech segment, open house. What is your take on this? मेरे को तो लगता है ये एक मैन्युफैक्चर डिबेट है। ये एक ऐसा डिबेट है जो इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत पुश करने की कोशिश की है। क्वेश्चन यही है कि घर लें या किराए पे रहें। सारा देश जानता है इसका जवाब क्या है। सबसे बड़ी बात है इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, इनको व्यू भी मिल जाता है, बट वो मानता नहीं है इनकी बात। जिसको घर लेना है वो लेता है, जिसका सपना है घर लेने का वो ले गए। ये क्वेश्चन ही मुझे आधारहीन लगता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहूंगा इसका जवाब भी देने की कोशिश करूं। पहले तो घर लेने का जो फैसला है उसमें भी वही फाइनेंशियल एंगल है, नॉन फाइनेंशियल एंगल है। जब आप फोन खरीदते हो तो फोन से बात ही अगर करनी है तो आपको 2000 का जो फोन आता है वो भी काफी है, पर क्यों आपको आईफोन चाहिए? क्योंकि वी कम फ्रॉम एन एस्पिरेशनल कंट्री। उसी तरीके से जब से हमारा जन्म हुआ है हमें मालूम है कि इस देश में आप सफल तभी माने जाते हो जब आपका अपना घर होता है। तो उसका एक इमोशनल कोशेंट भी बहुत हाई होता है। लेकिन प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, मैं चाहूंगा कभी मेरा सामना कभी ऐसे एक डिबेट में हो तो मैं बताऊं कि आप जब कहते हो कि रेंटिंग बेहतर है, वो एक बहुत ही चालाकी से बनाया हुआ पॉइंट है। क्योंकि आप उसमें अज्यूम करते हो कि उस पैसे को जो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसको आप 15% की इंटरेस्ट, 15% की रिटर्न पे म्यूचुअल फंड में कमा लोगे। ईयर ऑन ईयर कमाते रहोगे और यहाँ प्रॉपर्टी का रेट एक जेनरिक इन्फ्लेशन रेट से कम होता रहेगा। इस तरह के आधार जो इसमें लगाए गए हैं जिसकी वजह से रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। और आयरॉनिकली हर वो इन्फ्लुएंसर जिसने ये चीज टीवी पे बोली है, आप जाके देखो उन्होंने घर जरूर खरीदा है ना। तो इसीलिए सवाल उठता ये है कि घर तो लो, पर घर लेते वक्त बहुत बुलिश हो, बहुत तरह का प्रेशर लो, या बहुत प्लानिंग से, बहुत सोच समझ के, अपने आने वाली इनकम को समझ के, अपनी क्षमता के हिसाब से घर लो। सही सवाल मेरे हिसाब से ये बनता है। और अगर आपको रोड पे जाके कॉमन थीसिस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप 10 दोस्तों को बुलाओ जिन्होंने घर खरीदा है और 10 दोस्तों को बुलाओ जिन्होंने घर नहीं खरीदा, और देखो खुश ज्यादा कौन है। बिकॉज वेन यू आर बाइंग अ हाउस, जो आप EMI देते हो, यू आर पेइंग फॉर द इक्विटी ऑफ दैट हाउस। एवरी सिंगल EMI जो आप दे रहे हो उसमें से एक पोर्शन से घर आपका बन रहा है, पर वो रेंट पूरी तरीके से किसी और की पॉकेट में जा रहा है। तो आज जब मैं दिल्ली आया, जो मैं रेंट देता था, आज अगर मैं रेंट के मकान पे रहता तो आज मेरा रेंटल मेरे करंट EMI से ज्यादा होता। विद टाइम प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, मेरी आय भी बढ़ी है, और अगर मैं रेंट पे रहता तो मुझे अपनी करंट इनकम के हिसाब से उस जगह पे रहना पड़ता। ऐसा तो नहीं है कि आज अगर मैं सेंटर ऑफ किसी शहर में रह रहा हूं तो कल को जाके मैं कोने में जाके रहने लगूंगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्लानिंग करें, घर लें। समाज में आपको नाम भी मिलेगा, आपको एक अपना घर मिलेगा जो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं। बच्चों के सपने, बच्चों की यादें वहां से जुड़ेंगी। हमें अपने बचपन की कितनी यादें आज जुड़ी हैं। और मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स देयर आर multiple more benefits you can get out of it purely as an investment also। कोई भी CA, फाइनेंशियल एडवाइजर, और मैं तो कहूंगा इनके पास ही जाना चाहिए एडवाइस के लिए। अगर आप जाते हैं तो आपको वो बोलेगा एक जेनरिक बात, बेसिक बात, कि मेक अ बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एप्पल्स इन वन बास्केट। अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या म्यूचुअल फंड ही सही है, या FD जो हमारे बाप दादा लेते थे वो बिल्कुल बुरा है, या घर लेना बिल्कुल गलत है? नहीं, मेक योर ओन बास्केट। इसमें एक ये डालो, एक ये डालो, और देखो कि मेरा एवरेज रिटर्न मेरे रिस्क लेने की क्षमता से मैच करता है कि नहीं। आज मैं अपने पापा को जाके बोलूं पापा आपका रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना मेरा है, तो गलत है ना। मैं किस परिवेश से आता हूँ, मेरी क्या उम्र है, मेरी क्या आय है ना, मेरा परिवार कैसा, उसके हिसाब से मेरा रिस्क प्रोफाइल बनता है। तो मेरा ये मानना है कि हम जिन आम जनों की आज बात कर रहे हैं उनके एवरेज रिस्क प्रोफाइल को देखा जाए तो घर खरीदना एक बहुत ही चतुराई वाला डिसीजन है। जरूरी है कि आप सही तरीके से लो, अपने आप को सुरक्षित रखो, यही जरूरी है। बाकी उन इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनो, मानना आप नहीं मानना आपके ऊपर। बिकॉज घर के साथ, जैसे हमने बोला कि हम एस्पिरेंट क्लास हैं, आप और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए हैं, और इनहेरिटेंस की भी हमने बात करी, तो मिडिल क्लास सेगमेंट जो है वो घर इनहेरिटेंस में देता है। और हमने देखा है आज नहीं तो कल लाइफ में हमेशा वो एक काम आता है। इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है ऑफ कोर्स, एंड देयर आर सो मच मोर बेनिफिट्स टू इट एज यू सेड। आई थिंक बिल्कुल आपने जो बोला वो सही है। इसका इनहेरिटेंस वैल्यू है आपकी जीवन में, एक इट गिव्स यू द राइट टू स्टैंड
एंड टैक्स की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उत्तराखंड का एंगल देना चाहूंगी बिकॉज आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। तो उत्तराखंड में मैंने देखा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा है। आप देखिए छोटे शहर में ऑर्गेनाइज जॉब्स तो है नहीं, सरकार कोशिशें करती रहती है, बट इवेंचुअली लोगों को अगर ऑर्गेनाइज जॉब करना है तो बाहर आना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि एक ऐसा स्टेट जहां के लोग अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, उनकी अपनी एक विभिन्नता है, तो वो क्या करें। तो मुझे लगता है कि इसका सही तरीका तो यही है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, और उत्तराखंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप देखें तो वहां पे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कई तरह के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, कई तरह के SEZs बनाए हैं, और इन सब की वजह से वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे हब्स बने हुए। अगर आप उत्तराखंड में देखें तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे छोटे हब्स बने हुए इंडस्ट्रीज के, और बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री है, क्योंकि वहां पे कई कई सालों तक सरकार ने टैक्स रिबेट दिया। वही मेरा पॉइंट है कि अगर लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो शॉर्ट टर्म टैक्स का लालच छोड़ना पड़ेगा। यही चीज सरकार को समझना है कि ऐसे स्टेट में जहां गवर्नमेंट्स ने जब स्कीम लगाई तो टैक्स छोड़ा है, बट आज वहां के लोग अपने आप का पालन पोषण कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले ज्यादातर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और कुछ होता ही नहीं था। टूरिज्म भी अब इवॉल्व हुआ है, और आज सरकार, मुझे लगता है उत्तराखंड एक अच्छा एग्जाम्पल है। भारत के कई सारे स्टेट्स में अगर उत्तराखंड को देखें, इट्स ए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है ना, तो वहां पे उनका अपना सेंटर का जो उनका जो अपना टैक्स कलेक्शन है वही अराउंड मुझे लगता है शायद 19-20 हजार करोड़ का है। उसके बाद टोटल बजट 60,000 करोड़ का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना असिस्ट करती है, इतना ग्रांट्स है। तो मुझे लगता है GST भी 45% GST भी है। तो आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से सरकार ने उत्तराखंड में जिस तरह की स्कीम्स लॉन्च की हैं उसमें, और अभी शायद एक मिलेट के ऊपर भी एक योजना आया था, मिलेट मिशन। अगर आपको मालूम हो, आप तो उत्तराखंड से, आपको बिल्कुल मालूम होगा, आप खाते भी होंगे। ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन का 20% इंडिया से आता है, करेक्ट, और एशिया में अराउंड 40-45% है। तो गवर्नमेंट ने एक मिलेट मिशन लॉन्च किया है, और उसमें उत्तराखंड जैसे स्टेट्स काफी बेनिफिशियरी होंगे जहां ट्रेडिशनल क्रॉप ही मिलेट रहा है। एंड इट वाज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल cuisine as well. Yes, and that is why I think these things will go on to help in a longer run. It promotes culture and as well as food security and definitely employment में भी help करते हैं। और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल है, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट है, कम डैमेज करता है ओवरऑल चीजों को। तो बिल्कुल, तो इस दिशा के लिए अच्छा है, कोशिश करेंगे हम भी खाने की। एक आम आदमी को कैसे समझ में आए कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है 2 रुपए 3 रुपए तो क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जो टैक्स टू GDP की बात थी ना, उसमें एक पॉइंट ये भी था, उस पर हम ज्यादा बात विस्तार में कर नहीं पाए, पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब देश टेक्नोलॉजी से भरपूर है, हर छोटी कंपनी, हर बड़ा व्यवसाय, हर छोटे लोगों को क्रेडिट कार्ड का भी डैशबोर्ड बन गया। तो मुझे लगता है सरकार को भी एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया है उसको स्पेंड कहाँ कर रहा है। खर्च तो रहे ही है, बट उसकी विजिबिलिटी बेहतर करें, एक प्रॉपर ये बताएं कि रेवेन्यू पे इतना खर्चते हैं, सैलरीज पे इतना खर्चते हैं। आज भी वो चीजें हैं, पर एक आम आदमी जाके सरकारी विभाग से वो रिपोर्ट निकाले या जाके सर्च करे, वो होता नहीं। उसको लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। तो द पॉइंट इज टैक्स फेयरली, टैक्स मोर पीपल बट फेयरली, बेस बढ़ाए, बट स्पेंड वाइजली एंड विजिबली। तो विजिबल होना बहुत जरूरी है। तो देश का पैसा जा कहाँ रहा है? डिफेंस में जा रहा है, एजुकेशन में। हम इवन दो वी कैन से कि एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, बट देयर इज अ ह्यूज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीजों पे खर्च हो रहा है, लॉन्गर रन में इट विल कम एंड हेल्प अस। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि टैक्स से फायदा नहीं हो रहा, हो रहा है, पर जो कलेक्शन हो रहा है, जो आउटपुट और इनपुट है, उसमें काफी गैप है। एक वर्ग के लिए सच है, एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को लगता है कि हमसे लिया ज्यादा जाता है। बाकी टैक्स की जरूरत तो है देश को। जो कैपिटलिज्म दुनिया में हम रह रहे हैं अभी, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत आसान है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हमारे देश के टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो जॉब जनरेट करने में आपने बहुत हेल्प करते हैं, इकोनॉमी रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, इतनी जॉब्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके लिए तो टैक्स फेवर्स बहुत ज्यादा है। बात सही है आपकी, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपने बार बार जिक्र किया कि 1.5% लोग टैक्स देते हैं, तो इसका हल्का ब्रेकअप अगर मैं बनाऊं तो टोटल इनकम टैक्स का 45% कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां टैक्स देती हैं, और 55% टैक्स इंडिविजुअल दे रहा है।
पर्सनल इनकम टैक्स, और आप सिर्फ 1.5% लोग मिलके वो 55% टैक्स कंट्रीब्यूट कर। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप देखो, अगर आपने कभी फॉलो किया हो, पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स कम होता आया है। 30% फ्लैट हुआ करता था, 25% हुआ, 22% के आसपास है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ रहा है, हर साल 10% की दर से बढ़ता है। बट पर्सनल टैक्स 25% की दर से बढ़ रहा है। ओवरऑल शेयर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इन टोटल टैक्स इज रिड्यूसिंग, बिकॉज गवर्नमेंट ने वहां पे कई सारी चीजें लागू की है, बट इंडिविजुअल पे वो टैक्स बर्डन प्रोपोर्शनेटली घट नहीं रहा, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है जो आपने कहा कि कॉर्पोरेट साइड पे, वेल्थी लोगों के साइड पे गवर्नमेंट शुड फोकस अ लिटिल मोर। आई एम नॉट सेइंग कि टैक्सेस को इतना बढ़ा दो कि व्यवसाय करना गलत हो जाए, बट एटलीस्ट एक लेवल के ऊपर इट शुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे आपकी आय बढ़ती है टैक्स थोड़ा बढ़े, उसी तरह अगर आपका वेल्थ बढ़ रहा है टैक्स थोड़ा बढ़े, बट टेकिंग इनटू अकाउंट बेसिक इनकम लिमिट। तो मुझे लगता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आप मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट थोड़ा पास ऑन करना शुरू करें, उनको थोड़ा सा, एक छोटा सा फाइनेंशियल एडवाइजर भी IRR की बात करता है, सरकार भी अगर हो सके थोड़ा संभव हो तो IRR की बात करे कि देखो तुमने इतना दिया है तो हमने भी तुम्हें इतना दिया है। तो कुछ इस दिशा में अगर कदम बढ़ेंगे तो मुझे लगता है मिडिल क्लास इज समवन जो लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ देश के साथ खड़ा है, तो आज उनको थोड़ा अगर आप देंगे तो वो आपको और ज्यादा देगा। तो थोड़ा उस दिशा में बात बढ़नी चाहिए, और हमें भी मुझे लगता है कि एक रिप्रेजेंटेशन की दिशा में बढ़ना चाहिए कि हम कलेक्टिवली डिमांड रखें। अपने हमारे खुद के मुद्दों में हम इतने इधर उधर हैं कि हम वो आवाज एक साथ रख नहीं पाते। हर साल बजट के दिन टीवी खोल के देख रहे होते हैं कि वो सैलरी वाला सेक्शन कब आएगा, वो इनकम टैक्स वाला सेक्शन कब आएगा। तो आई थिंक वी शुड पुट आवर वर्ड्स मोर स्ट्रांगली, मोर कलेक्टिवली, सो दैट देयर आर ईयर्स टू हियर अस। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे बहुत बेनिफिट्स ले रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? भारत एक कृषि प्रधान देश, एग्जैक्टली, और जब हमारे देश के निर्माताओं ने जब टैक्स स्ट्रक्चर बनाया तो ये जाना कि एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पे डिपेंडेंट और आय बहुत कम है, तो इसीलिए हमारे इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर पे बहुत तरह के एग्जम्पशंस दिए। बट एज यू नो, यहाँ बीमारी इलाज आने से पहले बीमारियां आ जाती है बहुत सारी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस लूप होल का इस्तेमाल किया, तो जो एक्चुअल किसान है उसकी तो आय है ही नहीं। एक्चुअल किसान तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान। सोसाइटल रेट्स इतने हाई हैं। फेक किसान बहुत। बीच में एक न्यूज आया था, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपने आप को एक किसान घोषित कर रखा था। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्सेस एग्जेम्प्ट होने की वजह से मिसयूज है। लोग एग्रीकल्चरल लैंड के नाम पे बहुत तरह की इनकम को एग्जेम्प्ट कर लेते हैं। सरकार ने इसको कम करने की दिशा में चीजें की हैं, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आज के हिसाब से। लेकिन एग्रीकल्चर पे इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह से इनकम टैक्स का लगने लग गया है कि वो आपकी स्लैब रेट को बढ़ाने में काम आता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है और आप 10% के स्लैब में आते हो तो उसको ऐड करके आप 30 के स्लैब में जा सकते हो, पर फिर वो टैक्स माइनस हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अभी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका मिसयूज कर रहा है और सरकार की निगाह इस पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम होगा, पर सच ये भी है कि जो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग रोल में भी है, चाहे सरकार के अंदर, चाहे सरकार के बाहर, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, चाहे पॉलिटिकल विंग्स में। तो डायरेक्ट तरीके से सिस्टम का पार्ट है। तो इसीलिए उन चीजों को सही तरीके से हटा पाने के लिए एक कलेक्टिव विल की जरूरत होगी, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी मिसिंग है। मिडिल क्लास को ये पॉडकास्ट सुन के मुझे तो नहीं लगता कि बहुत राहत मिली होगी, पर क्या हम कोई ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टिप्स उनको दे सकते हैं जिससे टैक्स सेविंग में उनको हेल्प मिले? मैं ये कहना चाहूंगा कि मिडिल क्लास इस देश का बहुत जुझारू है और अपने बेस से जुड़ा हुआ है, अपने लिए मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है और अपने आप को बिना किसी सपोर्ट के खड़ा रखता है। आज अनफॉर्चुनेटली हमने नेगेटिव साइड की बात की, कभी मैं चाहूंगा उनके जज्बे पे भी बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि आपके साथ लोग खड़े होंगे नहीं आगे, लोग का मतलब सिस्टम। तो आप अपनी प्लानिंग अच्छे से करें, जो एक हमारे धर्म में, शास्त्रों में, या एक बेसिक माँ बाप भी कहते हैं कि अपनी इनकम को प्लान करो, 25% खर्चा करो, 25% दान दो, 25% सेव करो। तो उस ट्रेडिशनल थॉट को थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाइए और अपनी सेविंग्स को प्लान कीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए,
आने वाले 5-10 साल के बाद के गोल के लिए और एक अच्छा पोर्शन अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर में सुधार तो है, खर्चा आप कर रहे हो पर सुधार है, जीवन लंबा होने वाला है और उस लंबे जीवन की प्लानिंग आज से करें, अच्छे लोगों को सुने, मेहनत करें। आज बहुत इंफॉर्मेशन बहुत एक्सेसिबल है, उनको देखें और अपने रिस्क को अच्छे से फैला के उस पर रिटर्न की उम्मीद रखें। मुझे लगता है कि जीवन अच्छा होगा। और जो हमने बात की, आवाज उठाएं, कुछ अपने लिए भविष्य के लिए कोई आधार जरूर बनाएं, ये मेरा कहना है। बाकी सैल्यूट टू द मिडिल क्लास। आई होप धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के स्कीम्स में रिफॉर्म्स आए एंड सिर्फ मिडिल क्लास सेगमेंट को ये बर्डन जो है वो नहीं झेलना पड़े। ज्यादा लोग आगे आए जो टैक्स सेव करें, टैक्स भरें अपना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच इनसाइट। थैंक्स अ लॉट अंकिता, थैंक यू।